नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में दिव्यांग कर्मचारियों और खिलाड़ियों का होगा सम्मान। सीएम धामी करेंगे खिलाड़ियों का हौसला अफजाई। देहरादून स्थित लॉर्ड वेंकटेश्वर में होगा कार्यक्रम। उत्तराखंड में 2 दिन के विधानसभा सत्र पर वार पलटवार जारी। हरिद्वार देहात विधायक अनुपमा रावत ने धामी सरकार को घेरा, कहा जानबूझकर खत्म किया गया। जल्दी सत्र सरकार ने जानबूझकर किया खत्म। काशीपुर के बरखेड़ा में भारतीय किसान यूनियन की भूख हड़ताल शुरू। सरकार से किसानों को जमीन वापस किए जाने की मांग। जोशीमठ के पगनो गांव के दर्जनों परिवार भूस्खलन की जद में। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, पहाड़ों से आ रहा मलबा। यूरोप में पहलवान की बेटी का कमाल, पुल पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। डोईवाला लौटने पर साहिल का हुआ जोरदार स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में दिव्यांग कर्मचारियों और खिलाड़ियों का सम्मान होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सम्मानित करेंगे। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित ये कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सुभाष रोड देहरादून स्थित लॉर्ड वेंकटेश्वर में किया गया है आयोजन। उत्तराखंड में दिव्यांग कर्मचारियों और खिलाड़ियों का सम्मान। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे सम्मानित। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है कार्यक्रम। मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सुभाष रोड देहरादून स्थित लॉर्ड वेंकटेश्वर में किया गया है आयोजन। उत्तराखंड में दिव्यांग कर्मचारियों खिलाड़ियों का होगा सम्मान। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे सम्मानित। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे सम्मानित। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है कार्यक्रम। मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। उत्तराखंड में दिव्यांग कर्मचारियों खिलाड़ियों का होगा सम्मान। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करेंगे सम्मानित। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है कार्यक्रम। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ एहसन पंत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एहसन पंत, दिव्यांग खिलाड़ियों का उत्तराखंड सम्मान करेगा, उनके लिए खास प्रोग्राम के तहत उनको सम्मानित किया जाएगा, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, विश्व विकलांग दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून के एक बैंक्वेट हॉल में बकायदा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बकायदा उत्तराखंड के जो NIDH जो दृष्टिबाधिता संस्थान है, वहां पर पढ़ने वाले छात्र छात्राएं या जो शिक्षक वर्ग है वो, और उसके अलावा समाज कल्याण के तहत जो दिव्यांग का सर्टिफिकेट जिनको प्राप्त है, उन सब लोगों को आज बुलाया गया है। और वहां पर जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले विकलांग हैं, हैंडीकैप हैं, जो आंशिक या पूर्ण रूप से हैं, उनको सरकार द्वारा जो समाज कल्याण विभाग के जरिए या दिव्यांग कल्याण विभाग के जरिए जो चीजें दी जाती है, जो उनके लिए सहयोग राशि प्रदान की जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है उत्कृष्ट सेवा में योगदान देने के लिए, उनको आज वो तमाम व्यवस्थाएं तकरीबन थोड़ी देर के बाद दी जाएगी। और इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन पंत तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।
भाजपा के 2 दिन के विधानसभा सत्र को लेकर हरिद्वार देहात से विधायक अनुपमा रावत ने पीसी कर सरकार पर जमकर हमला बोला। अनुपमा रावत ने आक्रोश जताते हुए कहा कि उनके क्षेत्र की जनता ने कई समस्याएं उनको बताई थी और सत्र के लिए उन्होंने कई सवाल लगाए थे, लेकिन जनता की समस्याएं और जनता के सवालों को लेकर सरकार तक पहुंचाने का मौका नहीं दिया और जानबूझकर 2 दिन में ही सत्र को खत्म कर दिया। ऐसे में वह जनता की समस्याओं को सरकार तक कैसे पहुंचाती? अनुपमा रावत ने कहा कि उनके मन में यह टिह रह गई कि वो जनता के सवालों को सदन में नहीं रख पाई। उनकी नौकरी तो जब एक 30 से अधिक विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की अलग थे जो सोमवार के दिन लगता है, जब सोमवार का दिन नहीं आएगा तो इन सवालों के जवाब नहीं कैसे मिलेंगे? रोजगार सबसे बड़ा इशू है, तो मैंने उससे रिलेटेड उद्योग से रिलेटेड एक मतलब बहुत सार्थक एक सवाल लगाया था, उसका जवाब मेरे को हम क्या अपने क्षेत्र में जाकर अपने देहरादून में नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा। इस दिशा में सरकार उठाने जा रही है एक बड़ा कदम। सहस्त्रधारा हेलीपैड के नजदीक सिटी पार्क की कार्य योजनाओं को दिया गया अंतिम रूप और इसके लिए की गई 10 हेक्टेयर भूमि चिन्हित। लगभग 30 करोड़ रुपए की आएगी लागत। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को सौंपी गई है निर्माण की जिम्मेदारी। दिसंबर से इसका निर्माण कार्य करा दिया जाएगा शुरू। मार्च तक पार्क के प्रथम चरण के हिस्से को खोला जाएगा नागरिकों के लिए। सिटी पार्क में वॉकिंग ट्रेल, साइकिल ट्रेल, किड्स प्ले एरिया, स्केचिंग और ओपन जिम होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ यशराज लाइव जुड़ चुके हैं। यशराज, अगर बात यहाँ पर उत्तराखंड की जाए तो उत्तराखंड में अब नागरिकों के लिए सुविधाओं का विस्तार होना शुरू हो गया है। जहां पर राजस्थान अगर बात की जाए, जहां पर एक पार्क का यहाँ पर कार्य योजना पार्क को लेकर बनाई जा रही है, जिसका निर्माण कार्य जनवरी में शुरू हो जाएगा। क्या कुछ खास और महत्वपूर्ण माना जा सकता है इस पार्क को लेकर? किस तरीके से ये लाभदायक साबित हो सकता है? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड राज्य पर्यटन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यही यदि देखा जाए तो पर्यटन के साथ साथ यहाँ पर एक विशेषता, यहाँ के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले एक बात कही थी कि उत्तराखंड में नागरिकों की सुविधा का भी परस्पर ख्याल रखा जाएगा और नागरिकों को भी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ पर्यावरणीय सुविधाएं भी दी जाएगी। यहीं पर देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी कॉलोनीज है, जितने भी कॉलोनीज के बीच में एक भी गार्डन नहीं पाया जाता है। कुछ मुख्य गार्डन जैसे गांधी पार्क का वो है और वही सरकार ने इसको देखते हुए हेलीपैड, सहस्त्रधारा हेलीपैड के पास भूमि अधिग्रहित करके वहां पर एक पार्क बनाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। उस पार्क में करीब 10 हेक्टेयर भूमि एकत्रित की गई है और करीब 30 करोड़ की लागत से पार्क बनाई जाएगी। उस पार्क में बच्चों के खेलने के लिए रहेगा, जिम का स्थान रहेगा, जिम रहेगा, वाटर पार्क की व्यवस्था की जा रही है, स्केटिंग की व्यवस्था की जा रही है, साइकिल ट्रैकिंग की व्यवस्था की जा रही है और ओपन जिम भी रहेगा, ताकि वहां पर सहस्त्रधारा में के आसपास रहने वाले व्यक्ति या जो भी देहरादून में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो वहां पर जा करके पर्यावरण के बीच, खुली वातावरण के बीच स्वच्छ सांस ले सके और वहां पर ठीक ढंग से अपने मन को शांत कर सके। क्योंकि आपाधापी भाग दौड़ वाली जिंदगी से इधर कुछ हट करके वहां पर सहस्त्रधारा हेलीपैड के पास एक पार्क बनाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा जो की जा रही है, काफी प्रशंसनीय और सराहनीय व्यवस्था है। इसको देखते हुए वहां पर करीबन काम तो लगभग दिसंबर से शुरू हो जाएगा और मार्च तक काम को समाप्त कर दिया जाएगा और लोगों के लिए यह पार्क खोल दिया जाएगा। इस बात से वहां पर लोगों में खासी उत्साह दिख रही है, क्योंकि देहरादून में यदि बात की जाए तो इस तरीके से मात्र 2 से 3 पार्क ही है जो मुख्य रूप से है, जहां पर लोग देहरादून के लोग आते हैं और यहाँ पर आने के बाद पर्यावरण के बीच रहते हैं। देहरादून चूंकि एक मैदानी क्षेत्र है, यदि आपको पहाड़ों की वादियों में जाना है, पर्यावरण के बीच में जाना, तो फिर आपको मसूरी या फिर आपको हरिद्वार की तरफ ही जाना पड़ेगा। लेकिन देहरादून में यह पार्क की जो व्यवस्था की जा रही है, अपने आप में एक बहुत ही प्रशंसनीय व्यवस्था की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी जिम्मेदारी, पार्क को बनाने की जिम्मेदारी एमडीडीए को दे दी गई है। एमडीडीए ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि दिसंबर से उस जगह को चिन्हित कर लिया गया और दिसंबर से काम शुरू कर दिया जाएगा और मार्च के अंत तक पार्क को पर्यटक और दर्शकों के लिए और वहां जाने वाले लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। वहां के लोगों में इससे काफी उत्साह दिख रही है। सभी लोग इस पार्क को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका क्लियर स्पष्ट रूप से यह कहना है
ये पार्क उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि लोग काफी अपनी परेशानी, अपने काम धाम, अपने जॉब बिजनेस से जब लोग वहां पर सुबह सुबह जाते हैं लोग, तो उन्हें एक स्वच्छ हवा मिलेगी, खुली वातावरण मिलेगी, जहाँ से लोग सही तरीके से योगा कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं, तो वही खेलने की भी व्यवस्था की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, पार्क में लाइटिंग की भी अच्छी खासी व्यवस्था की जा रही है, जिससे रात के समय में भी करीब लोग वहां पर आकर के सैर कर सकते हैं, सपाटे कर सकते हैं। जी दीपिका। जी यशराज, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तराखंड में सरकार नए नए यहाँ पर प्रयास कर रही है, जहाँ पर नागरिकों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए उत्तराखंड सरकार अब एक पार्क की कार्य योजना जनवरी से निर्माण कार्य जिसमें शुरू कर दिया जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। काशीपुर के बरखेड़ा पांडे में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले जमीन बचाओ किसान पंचायत के नारे के साथ स्थानीय किसानों ने आज से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों का कहना है कि वह अपनी मांगों को सरकार तक रखने और किसानों को उनका हक दिलाने तक यह भूख हड़ताल जारी रखेंगे। दरअसल उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीलिंग की जमीन वापस लेने के आदेश के नोटिस के बाद किसानों ने बरखेड़ा पांटी गांव में बीते दिनों एक महापंचायत का आयोजन किया था और इस महापंचायत में किसान नेताओं के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता और किसान आंदोलन के मुख्य सूत्रधार राकेश टिकैत ने भी शिरकत की थी। यहां आकर सरकार से किसानों की जमीन वापस किए जाने की उन्होंने मांग की थी। आज धरने का 8वां दिन रहा। काशीपुर ब्लॉक के बरखेड़ा पांडे गिरदिहाई में ये हमारा भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले भूमि बचाओ किसान आंदोलन चल रहा है और ये 8वां दिन आज रहा हमारा। और भूख हड़ताल पर जो कि ऐलान किया था कल यहाँ की समिति ने कि रोज के 9 बजे से लेकर 5 बजे तक भूख हड़ताल पर हमारे 3 किसान बैठेंगे और वो आज बैठे। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कार्य जारी। मई 2023 से पहले तैयार हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट। सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए गठित समिति का कार्यकाल 6 माह बढ़ाया। पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को समिति का गठन किया था। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित है विशेषज्ञ समिति। समिति के पास अब तक 2.25 लाख से अधिक सुझाव पहुंचे। यूनिफॉर्म सिविल कोड समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कार्य जारी। 2023 से पहले तैयार हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित है विशेषज्ञ समिति। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता हिमांशु बरमोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात की जाए तो अब और इसको कार्यकाल जो है उसकी कार्यकारी उसको आगे बढ़ा दिया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी देखिए, उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता है यूसीसी की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है अब मई 2023 तक आएगी। शासन ने जो विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल है उसे 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है और साथ ही साथ राज्य में यूसीसी लागू करने के लिए अब तक तकरीबन 2.25 लाख से अधिक सुझाव कमेटी के पास पहुंचे हैं। लेकिन कमेटी जो है लगातार जाकर क्षेत्रों में जाकर जनसंवाद कर रही है और जनसंवाद का कार्यक्रम अभी कमेटी द्वारा पूरा नहीं किया गया है। वही अगर बात की जाए तो आने वाले 16 दिसंबर को जो श्रीनगर गढ़वाल है और 20 दिसंबर को देहरादून में जनसंवाद करना बाकी रह गया। वहीं मुख्यमंत्री की पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को राज्य में समान नागरिक संहिता के परीक्षण की और क्रियान्वयन के लिए जो जस्टिस हैं रंजना प्रकाश देसाई उनकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा रहा था और माना जा रहा था कि तकरीबन 6 महीने में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। लेकिन जो समिति है ये पूरी की पूरी इसे रिपोर्ट देने के लिए जनता के जो सुझाव जुटाने में समय लग रहा है उसको देखते हुए 6 महीने का कार्यकाल आगे बढ़ा दिया। और साथ ही साथ कमेटी के पास एक वेबसाइट है जिसमें ऑनलाइन आवेदन के तौर पर अब तक तकरीबन 2.25 लाख के आसपास सुझाव पहुंच चुके हैं। दीपिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।
जोशीमठ ब्लॉक के पगनो गांव पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच चुका है। गांव इस वक्त भूस्खलन के कारण खतरे की जद में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि गांव के ठीक ऊपर से जबरदस्त भूस्खलन हो रहा है, जिसका सारा मलबा सीधा नीचे गांव तक पहुंच रहा है, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीणों में काफी दहशत का माहौल है। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पगनो गांव के ठीक ऊपर से किस तरह से भूस्खलन हुआ। सारा मलबा किस तरह से गांव के ठीक ऊपर से दिखाई दे रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अब हमारा गांव में रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। हम लोग हर पल डर के साए में जीते हैं। अगर भविष्य में ज्यादा तेज रफ्तार बारिश होती है तो पगनो गांव के दर्जनों परिवार काफी प्रभावित हो सकते हैं। पगनो गांव के दर्शनों जोशीमठ ब्लॉक के पगनो गांव पूरी तरह से खतरे की जद में पहुंच चुका है। गांव इस वक्त भूस्खलन के कारण खतरे की शासन प्रशासन से गुहार लगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर गांव के ऊपर से सेटिंग मार्ग हो रहा है और काफी गांव लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जो स्लेट के माध्यम के ज्यादातर 50 लोगों को बहुत ही घातक है। हमारे शासन प्रशासन से विनती है कि वे लोग जल्दी से जल्दी इस मामले को शासन प्रशासन तक पहुंचाए। 10 तारीख के 10 बजे टाइम से 10:30 बजे पण रोड बोर्ड आयो को बे मेरा बना उठाया पार को गोल सामने को रोन को मिले मैं कख में जगह में मिलन चनी जम में रोन मेरे कख में ये जगह भी नहीं चल मैं कख में माटी का दूसरी जगह दे सकोन मेरे पीर पे सिर्फ सोरे जमीन चाहिए मैं नहीं बस्ती में आयू ये पूरा बस्ती। ज्यादा जानकारी के लिए जोशीमठ से संवाददाता नवीन भंडारी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, पगनो गांव की बात की जाए तो भूस्खलन को लेकर लगातार गांव वालों में डर बना हुआ है कि किस तरीके से वहां पर अगर तेज बारिश होती है तो पूरा गांव उस बारिश से और भूस्खलन से प्रभावित हो सकता है। सरकार के द्वारा क्या कुछ प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीणों का तो साफ तौर पर कहना है कि वो लोग अब डरे सहमे से यहाँ पर रहते हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जोशीमठ का दुरस्त गांव माना जाता है पगनो गांव को। हालांकि दुरस्त गांव जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए पिछले दिनों जो बरसात हुई थी, बरसात के कारण जो पगनो गांव में जो भूस्खलन हुआ था गांव के ठीक ऊपर से, और वो भूस्खलन आजकल काफी तेजी से बढ़ भी रहा है गांव की तरफ, जिस कारण जो है कि दर्जनों परिवार इस वक्त खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। और स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जबकि उन्होंने कई बार शासन प्रशासन को अवगत भी करा दिया है, लेकिन शासन प्रशासन की कोई भी सुनवाई नहीं, कोई बात नहीं सुनने के लिए तैयार नहीं है, और जिस कारण आज भी वहां के दर्जनों परिवार खतरे की जद में पहुंच चुके हैं। जी नवीन, वही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से गांव वाले लगातार परेशान होते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अगर उनके रोजगार के साधन की बात की जाए, उनके घरों की बात की जाए, क्योंकि कभी भी अगर भूस्खलन होता है तो बड़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ सकता है, उसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर कोई इंतजाम किए गए हों? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जिस तरीके से अभी भी पगनो गांव की अगर हम बात करना चाहें तो लोगों का कहना है कि जब ज्यादा बारिश हो रही है तो लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जा रहे हैं, जबकि देख सकते हैं कि आप किस तरीके से वहां पर जबरदस्त भूस्खलन हो रहा है। हालांकि अगर आजकल जो मौसम जरूर सुहावना बना हुआ है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भी मौसम करवट ले रहा है तो उनके दिलों में हमेशा डर बना हुआ रहता है। जिस तरीके से लगातार पत्थर जिस तरीके से पगनो गांव के ठीक ऊपर से पहुंच रहे हैं, ऐसे में जो है कि पगनो गांव के दर्जनों परिवार इस वक्त काफी डरे समे हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो वहीं जोशीमठ के बड़गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर धोली गंगा के समीप बसा हुआ एक ऐसा गांव जिस गांव का नाम पैया चोरमी गांव है, जिस गांव तक जाने के लिए वाहन से नहीं बल्कि 3 किलोमीटर कड़ी चढ़ाई चढ़कर जाना पड़ता है। खड़ी चढ़ाई चढ़कर आपको बता दें कि बड़गांव के अंतर्गत आता है चोरमी पैया गांव, जहां के स्थानीय ग्रामीण विकास से कोसों दूर है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण आज भी मीलों मीलों पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यदि गांव में अचानक कोई बीमार हो जाता है तो उस समय हम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव में गर्भवती महिलाओं को डंडी कंडी के सहारे मुख्य सड़क तक ले जाया जाता है, उस समय भी हम सारे ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बड़गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर धौली गंगा के समीप पैया चोरमी गांव में। पैया चोरमी गांव की अगर हम बात करना चाहें तो पैया चोरमी गांव तक आने के लिए वाहनों से नहीं बल्कि कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है।
पैया चोरमी गांव के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने गांव के सड़क के बारे में कई बार शासन और प्रशासन को अवगत करा दिया है, लेकिन आज तक उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। मैं अपने कैमरामैन साथी से गुजारिश करूंगा कि जरा दिखाएं पैया चोरमी गांव को अपने हमारे चैनल के माध्यम से किस तरह से यहाँ के लोग मिलों पैदल चलने के लिए मजबूर होते होंगे। ये देख सकते हैं पैया चोरमी का जो नजारा है वो बेहद खूबसूरत गांव माना जाता है उसको, पैया चोरमी गांव को। और आप देख सकते हैं सामने ये पैया चोरमी गांव है, और इस पैया चोरमी गांव की बात करें तो काफी घनी आबादी वाला गांव माना जाता है पैया चोरमी गांव को। पैया चोरमी गांव के स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि गांव में कोई बीमार हो जाता है तो उस बीमार व्यक्ति को हम लोग कंडी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाते हैं। कैमरामैन साथी कुशल गांधी के साथ चोरमी गांव। यूरोप के किर्गिस्तान में हुई पुल पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में आर्यनगर निवासी साहिल कुरैशी ने 100+ किलोग्राम भार प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य और देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। साहिल की गोल्ड जीतकर वापस लौटने क्षेत्र के लोगों ने साहिल का जोरदार स्वागत किया। साहिल ने इस कामयाबी को परिवार और अपने जिम के मास्टर तेजिंदर सिंह को इस जीत का श्रेय दिया। साहिल कुरैशी के पिता शरीफ कुरैशी भी पहलवानी के लिए क्षेत्र में प्रसिद्ध थे और आज बेटी की कामयाबी पर पहलवान शरीफ ने खुशी जताते हुए कहा कि बेटी की लगन और मेहनत से आज हमारे क्षेत्र, राज्य और देश का नाम रोशन हुआ है और अब सरकार को भी आगे आकर साहिल का सम्मान करना चाहिए ताकि पावर लिफ्टिंग के खिलाड़ियों का जोश और उत्साह देश के काम आ सके। पापा का, क्योंकि एशिया का सबसे वर्ल्ड कप था ये कंप्लीटली, बिल्कुल कह सकता हूँ मैं नेचुरल हूँ और मैं सबको कहूँगा नेचुरल भी आप कर सकते हो। मैं कभी आर्टिफिशियल प्रोटीन भी यूज़ नहीं करता। और अभी मैं जिस जगह गया था बिश्केक में, वहाँ पे सब नॉन वेजिटेरियन थे और मैं वेज खा रहा था। वहाँ पे हमारे साथ में एक देवांश नोटियाल था लड़का, वो और मैं वेजिटेरियन थे प्रॉपर वहाँ पे। यूथ से मैं ये अपील करूँगा कि मेहनत करो, देखो सबको फल मिलता है, कभी हार मत मानो, आगे बढ़ो। बंदा बहुत खुशी हुई मुझे, हमारा रोशन नाम है, हमारे हिंदुस्तान का रोशन नाम है, बहुत बढ़िया। और मेहनत करेंगे तो कुछ फल भी मिलेगा और भी बहुत पूरा ध्यान करेगी, आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में मानव और वन्य जीव के बीच बढ़ते संघर्ष पर अब वन विभाग के सचिव बचकाना बयान देते नजर आ रहे हैं। वन विभाग के सचिव विजय कुमार यादव की माने तो सर्दियों के मौसम में जंगली जानवर पहाड़ों पर बर्फ गिरने के चलते निचले इलाकों में आ जाते हैं, जिसके बाद मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष की घटनाएं बढ़ जाती हैं। वन सचिव विजय कुमार यादव ने कहा कि विभाग की तरफ से सभी टीएफओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वह अपने क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ाने के साथ साथ जनता को भी जागरूक करने का काम करें। वन विभाग के सचिव ने कहा कि विभाग के पास जो भी संसाधन है उन्हें सीमित संसाधनों में ही उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, लेकिन जनता को भी अपना ध्यान स्वयं रखना पड़ेगा। जैसे मानव जी संघर्ष को लेकर थोड़ा जैसे विंटर सीजन शुरू होता है तो आप भी जानते हैं कि जब ऊपर थोड़ी बर्फ पड़ जाती है तो जो हमारे तेतुए हैं या जंगली जानवर हैं थोड़ा ऊपर से विलेज साइड में, नीचे साइड में आ जाते हैं इस समय, तो घटनाएं थोड़ी सी बढ़ जाता है। रिसेंटली 5-6 दिन में कई घटनाएं हुई इस टाइप से चीज़ों में। तो वन विभाग के टीएफओस को, अन्य को, इस पर तो हम लोगों की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि थोड़ी सी अपनी पेट्रोलिंग चौकसी लोगों को अवेयर करें। अवैध निर्माणों पर विकास प्राधिकरण की सख्ती लगातार जारी है। एचआरटीए की टीम ने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर 4 निर्माणों पर सील की कार्रवाई की, साथ ही नियमानुसार कार्य करने की नसीहत दी है। एचआरटीए अधिकारी टीएस रावत ने बताया कि अवैध निर्माणों पर नोटिस, सील और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। ये बयान लगातार जारी रहेगा। जानकारी के अनुसार रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम ने नगला, इमरी, मोहनपुरा, पुहाना, इकबालपुर और सुनहरा रोड पर चल रहे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए निर्माण को सील कर दिया है। इस दौरान रुड़की प्राधिकरण अधिकारी टीएस रावत और संजीव अग्रवाल सहित स्टाफ रवि कुमार, गोविंद सिंह, सोहन और गौरव मौजूद रहे। और जिसमें 2 व्यवसायिक कम रेजिडेंशियल और 2 व्यवसायिक निर्माण थे, उन पर हमने सीलिंग कार्रवाई की है, जो बिना स्वीकृत मानचित्र के जो है बन रहे थे और कुछ पूरे भी हो गए थे। और एक का मानचित्र स्वीकृत था जिसने आवासीय पास कराया था और व्यवसायिक दुकानें बना दी थी, तो उसको भी हमने सील किया। सचिव साहब क्या? तो चलिए अब आपको सीधा लेकर चलेंगे देहरादून, जहां पर सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं।
सच बोलूं तो चंदी प्रसाद भट्ट जी को देखकर आज इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे पूर्वज हमारे साथ बैठे, जो आपने मांग दिखाया था उसी का ये फल है कि आज हम भूख थे। और मुझे बहुत आई फाउंड इट वेरी टचिंग कि स्वामी चिदानंद जी ने पुरस्कार में, एप्रिसिएशन में एक आभार और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हुए जो उन्होंने एक वृक्ष बोलते हैं पौधा, और वो भी पौधा जो रुद्राक्ष का पौधा जो आपको एक शुभकामनाएं और बधाई लेके आएगा, वो अपने आप में अलग ही होगा। आज पूरा परिवार इकट्ठा हो, इसमें मीडिया सतीश शर्मा जी भी हैं, पूरा मीडिया के आए हैं। मैं सबको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे सम्मानित व्यक्ति का प्रचार और प्रसार जोरों से करना चाहिए। और अब खबर मसूरी से है। आपको बता दें कि मसूरी के भाजपा मंडल टिहरी लोकसभा की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह मसूरी पहुंचने पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मसूरी के होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद माला राजलक्ष्मी शाह ने कहा, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास के लिए बेहतर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहा है और इसी लक्ष्य को लेकर वह भी अपने क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क कर लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कर रही हैं। हम लोग सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उन लोगों का उनके प्लान है, हम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। जगह जगह वेदर इट्स